Assalamu alaikum. My name is Tahir Abbas, mentor CSS PMS. You are watching my YouTube channel Voice of Aspirants. It is a platform for CSS PMS preparation. Kindly subscribe to it for latest updates. Bismillah Rahman Rahim. Myself Tahir Abbas, and today we are going to discuss English essay writing for CSS and PMS. Lecture number 5, transition and conclusion paragraph. So in previous lectures, we have discussed what paragraph is and what are the kind of paragraph. We discussed usual paragraph and also unusual paragraph. तो हमने अनयूजुअल पैराग्राफ को फर्दर उसको में डिवाइड किया था, इसमें इंट्रोडक्शन में, ट्रांजिशन पैराग्राफ में और लास्ट पे कंक्लूजन पैराग्राफ में। जो प्रीवियस लेक्चर था वो बॉडी पैराग्राफ पे था, वो बस एक ही यूजुअल पैराग्राफ होता है जो कि बॉडी पैराग्राफ होता है। लेकिन जो अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन भी आता है, उसमें ट्रांजिशन पैराग्राफ भी आते हैं और लास्ट पे कंक्लूजन पैराग्राफ भी आते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस what is transition paragraph and what is conclusion paragraph. So आपको ये मछली नजर आ रही है, दो आपको ये टैंक से नजर आ रहे हैं, तो मछली क्या कर रही है, एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांजिशन कर रही है। टू ग्रैब योर अटेंशन आई पोस्टेड दिस पिक्चर। ठीक है ना, कि किस तरह एक मछली दूसरे एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांजिशन कर रही है। तो इसी तरह ये ट्रांजिशन का जो भी काम होता है ना, वो बेसिकली एक ऐसा ब्रिज का काम करती है, एक एक जगह से दूसरी जगह पे वो ले जाने के लिए कनेक्ट करती है दो चीजों को, जिस तरह यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है। को देखें। अच्छा, what transition is? Basically, transition is a word, phrase, or sentence, you can say it, that connects different parts of a text, helping to create coherence and smooth flow between ideas. आप अगर ट्रेन का सफर करते हैं ना, तो वो जो डब्बा होता है, एक डब्बे से वो दूसरे डब्बे के दरमियान में एक लिंक बनी होती है जो उस दो डब्बों को मिला रही होती है। अब इरफान ने ताज़ा ताज़ा सफर किया तो इसको पता होगा, वो जो लिंक होती है ना, वो बेसिकली ऐसा एक्ट कर रही होती है ट्रांजिशन का, वो दो डब्बों को मिला रही होती है। इस तरह पे तीसरे डब्बे से मिलती है, चौथे डब्बे से मिलती है, और इस तरह कोहेरेंस होती है, यूनिटी होती है, वो डब्बा एक दूसरे से मिला हुआ होता है। जब हम दूर से देखते हैं तो वो ट्रेन नजर आती है, ठीक है ना, हालांकि वो डब्बे होते हैं। अगर उनकी वो लिंक है वो हटा दी जाए तो वो ट्रेन नहीं होगी, उसमें कोहेरेंस नहीं होगी, उसमें वो यूनिटी नजर नहीं आएगी, फिर उसको हम सिर्फ डब्बा कहेंगे, उसको हम ट्रेन नहीं कह सकते। तो इस तरह जो ट्रांजिशन होती है ये बेसिकली कोहेरेंस पैदा करने के लिए होती है आपकी राइटिंग में या आपकी स्पीकिंग में। Transitions serve as a bridge that guide readers from one thought to another और from one paragraph to the next। आप रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं ना, तो अब्रप्टली जब कोई एक बंदा बात कर रहा होता है और नेक्स्ट अब्रप्टली कोई और बात कर देता है तो बंदे में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ठीक है ना, राइटिंग में या स्पीकिंग में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया गया है। वो चाहे ट्रांजिशन वर्ड्स हो, फ्रेज हो या सेंटेंसेस हो या ट्रांजिशन पैराग्राफ हो। ट्रांजिशन पैराग्राफ बेसिकली वो गाइड कर रहा होता है। अगर आप एक आइडिया पे बात कर रहे हैं, आप एक थॉट पे बात कर रहे हैं, तो वो जब आप ट्रांजिशन वर्ड को यूज करेंगे या फ्रेज को यूज करेंगे या सेंटेंस को, तो वो दो आइडियाज के दरमियान डिफरेंशिएट कर देगा, वो उन दो आइडियाज को मिक्स नहीं करेगा, उनमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी, उसमें क्लैरिटी आएगी, उसमें कोहेरेंस आएगी। ठीक है ना, तो ट्रांजिशन का काम ये होता है। ट्रांजिशन सर्व्स basically as a bridge that guide readers from one thought to another or from one paragraph to the next। ठीक है ना, they establish relationships, indicate the sequence of events, show cause and effect, contrast ideas, provide examples, and generally facilitate the organization and structure of a piece of writing। जब मैंने कल हाउएवर का इस्तेमाल किया था तो उसने क्या बताया था, कंट्रास्ट बताया था कि जो अगला सेंटेंस होगा, जो कोई भी राइटर है या रीडर है वो अगली बात करने जा रहा है, उस हाउएवर की वजह से हमें पता लग गया कि जो अगली बात है वो उसके कंट्रास्ट में है, यानी कि पहले वाली बात से अगली बात क्या है, उसके मुतजाद है, उसके अपोनेंट बात कर रहा है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बताते हैं ये वर्ड्स। देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं या इन एडिशन का जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि जो आगे ऐड होने वाला है, अगली चीज जो है वो पिछले से ऐड होने वाली है। दे फर्दर मोर करते हैं तो मीन क्या है, जो पिछला पैराग्राफ है, जो अगला पैराग्राफ हम लिख रहे हैं उसके उसको एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है ना, आगे हमने कैटेगराइज कर दिया ट्रांजिशन को। अच्छा, ट्रांजिशन को डिस्कोर्स मार्कर भी कहते हैं, इसको माइंड में रखना है। डिस्कोर्स मार्कर, इसको कंफ्यूज नहीं करना।
ट्रांजिशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। उनके काम के लिहाज से हमने ना उसको डिवाइड कर दिया, फर्दर कैटेगराइज कर दिया अपनी आसानी के लिए। ये उनके फंक्शंस पे बेस कर रहा है, उनके काम पे बेस कर रहा है। ठीक है ना। जैसे कोई मतलब की बाड़ी करता है तो हम उसको किसान कह देते हैं। कोई मिसाल के तौर पे कोई तिजारत करता है उसको हम ताजिर कह देते हैं। तो इस तरह ये फंक्शंस के लिहाज से, जिसमें ट्रांजिशन का कोई फंक्शन है ना, उस फंक्शन के लिहाज से हम उनको कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एडिटिव ट्रांजिशंस। एडिटिव नेम इंडिकेट कर रहा है कि एडिशन से है। किसे? एडिशन से है, ऐड हुआ है। दीज ट्रांजिशंस ऐड इंफॉर्मेशन और कंटिन्यू द फ्लो ऑफ आइडियाज। अब इसमें क्या होता है, इसमें एडिटिव ट्रांजिशंस है। एडिटिव एज अ नेम इंडिकेट, ऐड। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अच्छा आई वाज डिस्कसिंग ट्रांजिशन। बेसिकली मैंने आपकी एग्जांपल भी दी है कि आपने अभी भी ताज़ा सफ़र किया है ट्रेन का। तो ट्रेन में वो बोगी होती है ना, जिसको हम डब्बा भी कहते हैं। तो एक बोगी से दूसरी बोगी या एक डब्बा से दूसरा डब्बा, वो बीच में लिंक से मिला होता है, उनके दरमियान वो कनेक्शन होता है। बेसिकली इस तरह आप जब स्पीक करते हैं या आप लिखते हैं, तो वहां पे भी ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जो कनेक्शन करती हैं चीजों का, आइडियाज का, फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का या पैराग्राफ्स का। वो एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से मिला रहे होते हैं, वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मिला रहे होते हैं, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से मिला रहे होते हैं। तो इस तरह उसका मकसद ये होता है कि उसमें कोहेरेंस हो, उसमें स्मूथ फ्लो बिटवीन आइडियाज हो, आइडियाज को कंफ्यूज ना किया जाए। खास तौर पे कोई भी अगर एक बात कर रहा है, ये एकदम वो कोई अब्रप्टली किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू कर देता है, तो कंफ्यूज कर देता है, बंदे को समझ नहीं आती कि ये क्या बात कर रहा है, पहले कोई बात कर रहा था अब कोई बात कर रहा है। लेकिन जब आप ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या ट्रांजिशन पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या होता है, उस थॉट में, उस आइडियाज में क्लैरिटी आ जाती है। आपको आपको समझ समझ लग जाती है कि इसने पहले बात की है वो और बात की है, जो सेकंड बात की है उसने और बात की है। तो इस तरह ये एक ऐसा ब्रिज सर्व करता है बिटवीन टू थॉट्स, बिटवीन टू आइडियाज, बिटवीन टू पैराग्राफ्स। ठीक है ना। तो ये एक रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश करता है। सीक्वेंस को, इवेंट्स की जो सीक्वेंस है उसको करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि फर्स्टली ये इंसिडेंट हुआ, सेकेंडली ये इंसिडेंट हुआ, थर्डली, लास्टली। तो ये क्या है, ये बेसिकली ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जिसको हम डिस्कोर्स मार्कर मार्कर भी कहते हैं। तो इनका काम ये होता है कि ये आइडियाज में क्लैरिटी लेके आते हैं, और दूसरा पैराग्राफ्स को, सेंटेंसेस को मिलाने में काम करते हैं, उसका एक्ट करते हैं। तो हमने इनको इनको फंक्शन के लिहाज से ना, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस वी हैव कैटेगराइज्ड फर्दर ट्रांजिशन इनटू डिफरेंट टाइप्स, जिसको हम एडिटिव ट्रांजिशन कहते हैं। सबसे पहले एज अ नेम इंडिकेट, एडिटिव एड से निकला है। ठीक है, इट वाज ड्राइव फ्रॉम एड। तो जब हम कहीं पे कोई पैराग्राफ में नेक्स्ट पैराग्राफ अगर लिखना चाह रहे हैं, उसमें कोई ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम एडिटिव ट्रांजिशन यूज करते हैं। साल के तौर पे फर्दर मोर, मोर ओवर, एंड इन एडिशन टू। ठीक है ना। जब आपने कोई चीज ऐड करनी है, पहले वाले पैराग्राफ में आपने अपनी वो बात की है, कोई आइडिया डिस्कस किया है, और सेकंड पैराग्राफ में आप उसी आइडिया के मुतालिक एक और आइडिया डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या लिखेंगे? पहला पैराग्राफ खत्म होगा तो आप स्टार्ट में फर्दर मोर लिखेंगे, या मोर ओवर लिखेंगे, या इन एडिशन टू लिखेंगे। समझ आ गई ना। सेकंड, एडवर्स। सर बी साइड लिख सकते हैं, बी साइड। हाँ, बिसाइड, वो बेसिकली वो एडिशन में नहीं आएगा बिसाइड। अच्छा ठीक हो गया सर। एडवर्सेटिव ट्रांजिशन में बेसिकली ये होता है कि ये कंफ्लिक्टिंग पे बात करता है। जब आप कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं ना, तो वहां पे आप क्या करते हैं, इस ट्रांजिशन को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हाउएवर, जहाँ पे बट इस्तेमाल होता है ना। बट क्या होता है, पहले वाला आइडिया दूसरे आइडिया के मुखालिफ होता है। ठीक है ना। ही वेयर्स ब्लैक बट ही लुक्स ब्यूटीफुल इन ब्लू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ही वेयर्स ब्लैक, हाउएवर ही लुक्स ब्यूटीफुल इन ब्लू। अब उसने दो आइडियाज को मुतजाद बात की है। ठीक है ना। जब आप किसी भी दो आइडियाज को मुतजाद लेके आएंगे, दो मुतजाद बातें करना चाह रहे हैं, दो मुतजाद आइडियाज को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप हाउएवर का इस्तेमाल करेंगे, नेवरदीलेस का इस्तेमाल करेंगे, ऑन द अदर हैंड इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना।
इसको माइंड में रखना है इनके फंक्शन के लिहाज से। थर्ड, कैजुअल ट्रांजिशंस। ये बेसिकली नाम इंडिकेट कर रहा है काज एंड इफेक्ट को, एक चीज दूसरे के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, वो रिसर्च वाली। तो जब इस तरह के आप इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल, देयरफॉर दे वॉन द वर्ल्ड कप। अब क्या, पहले क्या थी, कॉज थी प्लेड वेरी वेल, देयरफॉर दे वॉन द वर्ल्ड कप। ठीक है ना। अब पहले क्या कॉज थी, अब वन द वर्ल्ड कप उसकी इफेक्ट है, तो वहां पे आप देयरफॉर का इस्तेमाल करेंगे, एज अ रिजल्ट कर लेंगे, कॉन्सिक्वेंटली कर लेंगे, जहां पे आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगा। ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, इसको डिस्कोर्स मार्कर भी कहते हैं। अब सीक्वेंस, सीक्वेंस नाम से इंडिकेट कर रहा है सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप प्रोज बता रहे हैं, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने क्या, पहला आर्गुमेंट आपने फर्स्टली दिया, आपने एक पैराग्राफ बना लिया, फिर आप सेकेंडली एक और पैराग्राफ बना लिया, फिर थर्डली एक और पैराग्राफ, एंड लास्टली। इस तरह आप जब आप सीक्वेंस में चीजों को डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे आप सिक्वेंशियल ट्रांजिशंस को लगाएंगे, फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट, फाइनली, लास्टली। इनको हम सिक्वेंशियल ट्रांजिशन कहते हैं। एंड लास्टली, इलस्ट्रेटिव ट्रांजिशंस, एज द नेम इंडिकेट्स, इलस्ट्रेटिव, इलस्ट्रेट करते हैं, एग्जांपल्स को देते हैं या सपोर्ट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। These transitions provide examples और support for a statement। जैसे कि हम for instance कहते हैं, for example, to illustrate। जहाँ भी आपने पैराग्राफ में कोई एग्जांपल देनी होती तो आप क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, for example लिख देते हैं। For instance, पाकिस्तान ranked 6 number on climate change index, या इस तरह करके for example देते हैं आप, for instance लिखते हैं, to illustrate। ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स फॉर एसेस। जब आप कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करेंगे तो हाउएवर, नेवरदीलेस, अल्टरनेटिवली, डिस्पाइट दिस, ऑन द कॉन्ट्रेरी, येट, वेयर एज। आप इसको देखेंगे। जब आप पर्सुएशन के लिए करेंगे, ऑफ कोर्स, क्लियरली, एविडेंटली, श्योरली, अनडाउटली, डिसाइडली। जब आप इलस्ट्रेशन के लिए करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल, सच एज, फॉर इंस्टेंस, इन अदर वर्ड्स। और जब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे आएंगे तो बी कॉज, सिंस, फॉर, सो, consequently, therefore, thus, hence। कंपैरिजन पे आएंगे तो ऑफ कोर्स, क्लियरली, एविडेंटली। और ये तकरीबन कॉमन भी है, जिस तरह हम पर्सुएशन में और कंपैरिजन में एविडेंटली वहां पे भी यूज हुआ है और यहाँ पे भी यूज हुआ है, तो इसको मिक्स नहीं करना, ये आप दोनों में यूज कर सकते हैं। और लास्ट पे एडिशन, एडिशन नाम से इंडिकेट कर रहा है, एंड आल्सो, इन एडिशन, फर्दर मोर, बिसाइड्स भी इसमें एडिशन में यूज कर सकते हैं, सॉरी, moreover, additionally, not only but also, then again and finally। so जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो है ट्रांजिशनल पैराग्राफ, जो आपने ऐसे में लिखना होता है। और ट्रांजिशनल पैराग्राफ बेसिकली इंग्लिश ऐसे में क्या करता है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि ये ब्रिज का काम करता है। कहाँ पे, जैसे ब्रिज एक इलाका को दूसरे इलाके से मिलाती है, तो इस तरह जब आप ऐसे में ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखेंगे तो इसमें ये एक आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट से मिलाएगी, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से मिलाएगी, या एक आइडिया को दूसरे आइडिया से मिलाएगी। ठीक है ना। लेकिन ट्रांजिशनल पैराग्राफ को मैं आपको फर्दर इसको बताऊंगा कि आपने कितने लिखने होते हैं, इनकी तादाद वेरी करती है। Transitional paragraphs basically often summarize the previous section, introduce the next topic, or provide a transition word or phrase to link the ideas together। आप मूवीज देखते हैं, जब आप मूवीज देखते हैं तो दरमियान में एक ब्रेक आती है, ठीक है ना। जब ब्रेक आती है तो वो जब नई मूवी शुरू होती है तो वो क्या करते हैं, उसका थोड़ा रीकैप देते हैं, थोड़ा पिछला दिखाते हैं। ठीक है ना, जो पिछला हुआ, ताकि वो जो लोग ऑडियंस बैठी हैं उनको माइंड में थोड़ा पिछला आ जाए कि जो पिछला मूवी फर्स्ट पार्ट में हो रहा था वो उसको दिखाते हैं, और सेकंड में थोड़ा उसकी झलक देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना। अक्सर लास्ट पे टू बी कंटिन्यूड लिख के आ जाता है, और फिर वो थोड़ा आगे थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि अगले जो पार्ट है या अगला जो एपिसोड है उसमें क्या होगा। तो इस तरह जो ट्रांजिशनल पैराग्राफ बेसिकली तो कि ये रीकैप होता है कि आपने पीछे क्या किया है और नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ठीक है ना। बाय यूजिंग ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स, राइटर्स कैन enhance the coherence and cohesiveness of their essays,
making it easier for readers to understand and engage with the content. अब मिसाल के तौर पे अगर वो मैं मूवी की बात कर रहा था, तो वो जब कोई नया बंदा आया, उसने पार्ट वन नहीं देखा और वो पार्ट टू में ही आके बैठा है, जब वो रीकैप चलाते हैं तो उसको समझ समझ लग जाती है कि पीछे क्या हो रहा था। ठीक है ना। फिर उसको नेक्स्ट की भी समझ लग जाती है कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। इस तरह जब जो ट्रांजिशनल पैराग्राफ का काम होता है कि उसने पिछला बताना होता है कि पिछले सेक्शन में क्या हुआ, उसको बिल्कुल समराइज करके, और नेक्स्ट सेक्शन में क्या होने जा रहा है। टाइम फॉर रिकैप। अच्छा, इसको आप इसकी तादाद ये लिख कहाँ पे लिखना होता है ट्रांजिशनल पैराग्राफ? प्राइमरी हेडिंग्स याद है आपको? जी सर याद है। यस सर। ठीक है ना। आपने जब एक प्राइमरी हेडिंग के आर्गुमेंट खत्म हो गए ना, मिसाल के तौर पे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप लिख रहे हैं, तो आपने प्रोज 6-7 उसके आर्गुमेंट्स लिख लिए हैं, तो दरमियान में आप क्या करेंगे? आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखेंगे। किससे पहले? उसके कॉन्स लिखने से पहले। जब आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे? जितने भी आपने प्रोज लिखे हैं फॉर एग्जांपल, उसको आपने 1 से 2 लाइंस में समराइज कर देना है। ठीक है ना। एक थोड़ी सी झलक देनी है उसको कि पिछले सेक्शन में क्या हुआ है, जो पिछली प्राइमरी हेडिंग थी उसमें क्या हुआ है, उसको बिल्कुल कंसाइज करके, प्रिसाइज करके उसकी समरी लिखनी है। और 1 से 2 लाइन आपने बताना है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस बात की समझ आ रही है ना? जी सर जी। यस सर यस। प्राइमरी हेडिंग के आर्गुमेंट्स खत्म हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपने पहला प्रोज लिखा, सेकंड प्रोज, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, और लास्टली आपने लिखा। 5 से 6 आपने आर्गुमेंट्स लिख लिए प्राइमरी हेडिंग के। तो फिर आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट दूसरी प्राइमरी हेडिंग पे नहीं जाएंगे, दरमियान में आप ब्रिज का, क्योंकि आपने कंफ्यूज नहीं करना। आपने उस पहले वाली बात को क्लियर करने के लिए आपने ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखना है, ताकि उस बंदे को, जो रीडर है, जो राइटर है, वो पढ़ने वाला, जो एग्जामिनर है, चेकर है, उसको पता लग जाए कि इसका पहला सेक्शन खत्म हो गया है। नाउ ही इज गोइंग टू डिस्कस कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ नहीं लिखते हैं तो क्या होता है? प्रोज और कॉन्स मिक्स हो जाते हैं, उसको समझ ही नहीं लगती। ठीक है ना। इस तरह पूरा स्ट्रक्चर से लिख के बताएंगे तो उसको कोहेरेंस में आसानी होगी, उसके पढ़ने में आसानी होगी। तो आपने क्या करना है? जो पिछला आपने प्राइमरी हेडिंग में आपने आर्गुमेंट्स दिए हैं उसको समराइज करना है 1 से 2 लाइन में, 1 से 2 सेंटेंसेस में, और ब्रीफ बताना है कि नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। कि उसके बाद उसकी प्राइमरी हेडिंग के आर्गुमेंट्स शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह आपने इंट्रोडक्शन के बाद आपने ट्रांजिशनल पैराग्राफ नहीं लिखना, और ना ही कंक्लूजन से पहले। जब एक प्राइमरी हेडिंग खत्म होती है उसके बाद, या सेकेंडरी हेडिंग खत्म होती है तो उसके बाद, अगर सेकेंडरी हेडिंग कंक्लूजन से पहले खत्म हो रही है तो आपने ट्रांजिशनल पैराग्राफ नहीं लिखना। ठीक है ना। इस पॉइंट को माइंड में रखना। अच्छा, ट्रांजिशन पैराग्राफ की लेंथ क्या होती है? इट इज बेसिकली यूजली एज शॉर्ट एज 2 to 3 सेंटेंसेस। आपने कोई 6 से 7 सेंटेंसेस में इसको नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको बिल्कुल समराइज करके, बिल्कुल ब्रीफ करके, 2 to 3 सेंटेंसेस में इसको लिखना है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शंस एंड बिगिनिंग ऑफ कंक्लूजन। जब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया है तो आपने उसमें ट्रांजिशनल पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट प्राइमरी हेडिंग से ही शुरू कर देना है उसके आर्गुमेंट्स। जब आपकी पहली प्राइमरी हेडिंग खत्म हो जाएगी और आप सेकंड प्राइमरी हेडिंग पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट प्राइमरी हेडिंग और सेकंड प्राइमरी हेडिंग के दरमियान में ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखेंगे, 2 से 3 सेंटेंसेस का। फिर आप सेकंड प्राइमरी हेडिंग पे जाएंगे। अगर आपके पास एक और सेकेंडरी हेडिंग है तो उस सेकेंडरी हेडिंग से पहले आप एक और ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखेंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी हेडिंग खत्म हो रही है कंक्लूजन से पहले, तो फिर कंक्लूजन से पहले आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। आपकी समझ आ गई ट्रांजिशनल पैराग्राफ को कहाँ पे लिखना है, होता क्या है, और किस तरह लिखना है? यस सर। ठीक है ना। कोई सर कंफ्यूजन? प्राइमरी हेडिंग हम लिखते हैं जब खत्म होती है तो ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें ये लिखते हैं ना, मतलब अबव मैंने ये डिस्कस किया, एक हाईलाइट देते हैं। हाँ हाँ, आप एक रीकैप देते हैं कि हमने पिछले सेक्शन में ये डिस्कस किया। 2 to 3 सेंटेंसेस में इसको कंप्लीट करना होता है, अब और मैं एक सेंटेंस अब में मैं आप। ये जी जी। हाँ, अब मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, मतलब ये कि बताना मैं है। ये डिस्कस करने, नेक्स्ट सेक्शन में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस जी सेक्शन आपने प्रोज को डिस्कस किया है, और आप नेक्स्ट सेक्शन में क्या करने जा रहे हैं?
you are going to discuss कौन? cons of globalization. 2 to 3 जी ठीक हो। सेंटेंसेस में उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना, ताकि उसको समझ लग जाए कि आप बंदा ट्रांजिट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये कॉन्स पे आ रहा है, पहले प्रोस पे था, अब कॉन्स पे आ रहा है, जी ठीक हो। ठीक है ना। अब हम कंक्लूजन पैराग्राफ पे जा रहे हैं कि किस तरह हमने कंक्लूजन पैराग्राफ को लिखना है। ये भी अनयूजुअल पैराग्राफ है। आपको मैंने डिफरेंस बता दिया था यूजुअल पैराग्राफ में और अनयूजुअल पैराग्राफ में। जो यूजुअल पैराग्राफ होते हैं वो एक सेट स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, लेकिन जो अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं वो एक सेट स्टैंडर्ड यानी कि 6 to 8 सेंटेंसेस को फॉलो नहीं करते, बल्कि ये इनफॉर्मल होते हैं। इनको यू कैन से इनफॉर्मल। मिसाल के तौर पे एक फॉर्मल पैंट शर्ट होती है, ड्रेस कोड होता है, उसको फॉर्मल कहते हैं। वो फॉर्मल 6 to 8 सेंटेंसेस वाला होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। आप जीन्स पहन के चले जाएं, आप शर्ट टी शर्ट पहन के चले जाएं, तो ये अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं। इसमें आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड या एक ड्रेस स्टैंडर्ड जो सेट हुआ है उसको फॉलो नहीं करते। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट कंक्लूजन, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एसे। कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है? इख्तिताम, बात खत्म हुई, ठीक है ना। वो जैसे कहते हैं ना कि अब रात खत्म हुई, तेरी मेरी बात खत्म हुई। यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर आर्गुमेंट्स। A conclusion paragraph in an English essay serves as the final section of the paper, ऐसे पेपर जो होता है, and wraps up the main points discussed throughout the essay. It provides closure to the reader and leaves them with a final impression of the writer's argument or ideas. So look at this. क्यों इस आपको माइंड में आ रहा है कि हमने ये पहले भी पढ़ा है। इंग्लिश एसे सबसे पहले जो पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड में बॉडी पैराग्राफ होते हैं, और थर्ड पे क्या होता है? कंक्लूजन होता है, ठीक है ना। आई विल डिस्कस कि हाउ टू राइट कंक्लूजन। सो हाउ टू राइट कंक्लूजन। अच्छा, आपने कंक्लूजन में क्या करना है? जब हमने इंट्रोडक्शन लिखा था तो हम जनरल से स्पेसिफिक पे आए थे। याद है ना आपको, जब मैंने आउटलाइन बताई थी तो मैंने कहा था कि आपने जनरल से स्टार्ट करना है और आपने फिर स्पेसिफिक पे आना है और फिर थीसिस स्टेटमेंट होना है। लेकिन कंक्लूजन में आप क्या करेंगे? उस इंट्रोडक्शन वाले को उलट कर देंगे। उसका क्या हो जाएगा? उलट हो जाएगा। नाउ यू विल राइट या आर यू विल री इंट्रोड्यूस थीसिस स्टेटमेंट। वहां पे हमने थीसिस स्टेटमेंट लास्ट पे लिखी थी, लेकिन जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आपकी जो पहली 2 लाइंस या 3 लाइंस या 3 सेंटेंसेस होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो आपके थीसिस स्टेटमेंट होंगे। फिर आप उस थीसिस स्टेटमेंट के जो फेवर में आपने आर्गुमेंट्स दिए थे, अब ये देख लें कि इंट्रोडक्शन में भी आपको आर्गुमेंट्स लिखने हैं और कंक्लूजन में भी। तो आपने क्या करना है? आपने आर्गुमेंट्स को डिवाइड कर लेना है। मिसाल के तौर पे अगर 10 आर्गुमेंट आपके हैं तो आपने 5 इंट्रोडक्शन में लिख देने हैं, और बाकी जो 5 हैं वो आपने क्या करना है? थीसिस स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन में जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिख लेंगे तो उसके नीचे जो थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास आर्गुमेंट्स होंगे, 5 या 6 जितने भी आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, तो उनको लिखेंगे। और लास्ट पे क्या करेंगे? आप स्पेसिफिक से जनरल पे आ जाएंगे। जब आप कंक्लूड करेंगे तो उसको ओपन माइंड छोड़ देना है, ठीक है ना। किसी भी आप एक पहले आपने क्या किया? आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखा तो आपने क्या किया? स्पेसिफिक आ गए, ठीक है ना। जब आप स्पेसिफिक आए तो आपने अपनी स्पेसिफिक बात को प्रूव करने के लिए आपने आर्गुमेंट्स दिए। लास्ट पे आपने जब कंक्लूड कर दिया डिस्कशन को, तो फिर आपने उसको जनरल छोड़ देना है लास्ट पे, ठीक है ना। आपने अपनी कोई इसमें राय नहीं देनी। जो आपने ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखा है, उस थीसिस स्टेटमेंट के हक में जो आपने आर्गुमेंट्स दिए हैं उसको समराइज करना है, वो लिखना है, और लास्ट पे 1-2 लाइंस कंक्लूजन के लिख के छोड़ देना है। आप कोटेशन अगर लिखना चाह रहे हैं कंक्लूजन में तो आपका कोटेशन स्टार्ट में नहीं आएगा, बल्कि आपका कोटेशन उसकी आखिरी सेंटेंसेस में आएगा जहाँ पे आप कंक्लूड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं करने के कंक्लूजन के स्टार्ट में ही आपने कोटेशन लिख 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 देना है, बल्कि आपने कंक्लूजन क्या करना है? लास्ट पे लिखना है। जो लास्ट सेंटेंस होगा उसमें आपने कोटेशन लिख सकते हैं। सो जो कंक्लूजन के ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं या जिनको हम कहते हैं डिस्कोर्स मार्कर, वो ये होते हैं। शायद पिक्स नजर नहीं आ रही होगी, तो इसमें आप इन ब्रीफ, बाय लार्ज, आप इन नटशेल इसको यूज कर सकते हैं, टू सम अप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी वो ऐसा पैराग्राफ पढ़ेगा ना जिसके स्टार्ट में ये वर्ड्स होंगे, तो उसको समझ लग जाएगी कि क्या कर रहा है, ये आप कंक्लूजन पैराग्राफ लिखने जा रहा है। जब मैं अपने पैराग्राफ के स्टार्ट में टू समराइज लिखूंगा
तो रीडर है, पढ़ने वाला या जो एग्जामिनर है, उसको पता लग जाएगा कि आप ये कंक्लूजन पैराग्राफ लिखने वाला है, क्योंकि इसकी निशानी है। जब आप ये ट्रांजिशन वर्ड्स या डिस्कोर्स मार्कर यूज करेंगे तो ये इस बात की निशानी है कि आप कंक्लूजन पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जब आपने कंक्लूजन लिखना है तो सबसे पहले काम कौन सा करना है, रीस्टेट द थीसिस स्टेटमेंट। आपने जो ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखा है उसको ही तोड़ मोड़ के दोबारा लिखना है। बिगिन द कंक्लूजन बाय रीस्टेटिंग द थीसिस स्टेटमेंट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। थोड़ा सा आपने जो पहले लिखा है उसको थोड़ा तब्दील कर देना है, अल्फाज को घुमा फिरा के, बात वही होनी है। दिस रिमाइंड्स द रीडर ऑफ द मेन आर्गुमेंट एंड रीइंफोर्सेस इट्स सिग्निफिकेंस। वो इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला उसको पता चल जाता है कि बेसिकली ये ऐसे है किसके बारे में। समराइज मेन पॉइंट्स, जो आपने मेन आर्गुमेंट्स दिए हैं उसके फेवर में, उसको आपने क्या करना है, उसकी समरी लिख देनी है। प्रोवाइड अ कंसाइज समरी ऑफ द की पॉइंट्स आर्गुमेंट्स मेड इन द essay. However, avoid simply repeating the same information verbatim. Instead, rephrase and condense the main ideas. आपने चीजों को रिपीट नहीं करना। मैंने आपको बताया ना कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर आप 10 आर्गुमेंट्स लेके बैठे हैं ना, तो आप 5 आर्गुमेंट्स इंट्रोडक्शन में लिख दें और अगले नेक्स्ट जो है वो 5 कंक्लूजन में लिख दें। इस तरह आप रिपीटेशन से बच जाएंगे। थर्ड, एड्रेस द ऐसे प्रॉम्प्ट, रिविजिट द ओरिजिनल ऐसे प्रॉम्प्ट और क्वेश्चन जो कि ऐसे में पूछा गया है। ऐसे की जो रिक्वायरमेंट थी उसको बेसिकली ऐसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। शो हाउ योर आर्गुमेंट्स एंड एविडेंसेस हैव कंट्रीब्यूटेड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक और हैव आंसर्ड द प्रॉम्प्ट। जो बात उसने पूछी थी ऐसे के टॉपिक में, आपने बताना है कि हमने इसको इसमें एड्रेस कर दिया है। एंड लास्टली, अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। अब ये आपने कंक्लूजन पे जाके अरस्तू नहीं बन जाना, ना ही अफलातून बनना है, बल्कि जो आप ऊपर लिख चुके हैं वही लिख चुके हैं। इन कंक्लूजन में अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं लिखनी। यू आर नॉट सपोज टू इंट्रोड्यूस न्यू फिनोमिना, न्यू आर्गूमेंट्स। कोई आप कंक्लूजन लिख रहे हैं और आपको कोई नया आर्गूमेंट याद आ गया है तो आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आपने कंक्लूजन में वो आर्गूमेंट नहीं लिखना, और ना ही आप कोई नया नया आइडिया डिस्कस करेंगे और ना ही वहां पे कोई नया एविडेंस देंगे। बल्कि जो ऊपर बात हो चुकी है, जो आपने आउटलाइन में लिख दिया है, जो आर्गुमेंट्स आपने लिख दिए हैं वही आपके आर्गुमेंट्स कंक्लूजन में भी आएंगे, जो आपने बॉडी पैराग्राफ में लिखे हैं। उसके अलावा आप कोई ऊपर से कोई अपने से ऐड नहीं कर सकते, हवाई बातें नहीं करनी। कीप इट फोकस्ड ऑन समराइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द कंटेंट ऑलरेडी डिस्कस इन द essay। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपने बॉडी पैराग्राफ में लिखा है उसके अलावा आप उस दायरा से बाहर नहीं निकल सकते, ना ही कोई अपनी तरफ से कोई राय दे सकते हैं, ना ही कोई आइडिया दे सकते हैं। आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, आपको 10 आइडियाज अच्छे आ जाएं, आप वहां पे नहीं लिख सकते कंक्लूजन में। जो आप बॉडी पैराग्राफ में लिख चुके हैं, बस दैट्स ऑल, यू हैव रिटन दैट, वही आप लिख चुके हैं और आपने वही कंक्लूजन में लिखने हैं। अच्छा, end with a strong closing sentence. Craft a memorable closing sentence that leaves a lasting impact on the reader. It should wrap up the essay effectively and provide a sense of closure. अब लास्ट पे आपने कोई अच्छा सा अख्ताम करना है, जैसे कि कहानी कोई भी होती है तो उसका अख्ताम अच्छे से करना है। जिस तरह वो एक कहानी पढ़ रहे होते हैं, नावल पढ़ रहे होते हैं, तो लास्ट पे क्या होता है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो पढ़ने वाला है उसको एक खुशी सी महसूस होती है। तो इस तरह ऐसे में भी जो आप लास्ट पे कंक्लूजन लिख रहे होंगे तो लास्ट पे आपने क्या करना है, एक अच्छा सा सेंटेंस लिख के, उसका मतलब ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई अच्छी इंग्लिश मारनी है, बड़ी वो अंग्रेजी जो मुश्किल वोकैब वाली नहीं, बल्कि उसको आपने बड़ा अच्छा सा एंड देना है। ठीक है ना, आपको कोटेशन अच्छा से लिख सकते हैं और अच्छा सा सेंटेंस लिख दें। इसके अलावा अपनी तरफ से रस्तों बनना नहीं है वहां पे। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि कंक्लूजन में अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करनी। और जो लेंथ ऑफ कंक्लूजन होती है, इट शुड बी 16 to 18 सेंटेंसेस, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अनयूजुअल पैराग्राफ है तो ये स्टैंडर्ड सेट को फॉलो नहीं करता, आप 16 to 18 सेंटेंसेस तक जा सकते हैं। कंक्लूजन पैराग्राफ और इसके पीछे हमने ट्रांजिशन पैराग्राफ को डिस्कस किया। तो जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। नो क्वेश्चन, थैंक यू सर।